हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास यानी इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य खंड चैप्टर 7 यानी चैप्टर 7, जिसके लेखक यानी रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसका परिचय आपने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में आपने जाना था कि कितने महान जो है रचनाकार थे, कवि, कथाकार, निबंधकार, यानी बहुत ही अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिन्हें विद्या वारिधि सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए आज के इस पाठ में आपका जिसका शीर्षक है ओ सदानीरा। सबसे पहले सदानीरा का मतलब समझिए कि सदानीरा का अर्थ क्या होता है बच्चों। सदानीरा गंगा का पर्यायवाची नाम है, ठीक है। यानी लेकिन इस पाठ में गंडक नदी को निमित्त बनाकर हमारे लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी, उन्होंने चंपारण क्षेत्र का जो मतलब जो घटना उस टाइम में घटा हुआ था, चंपारण क्षेत्र की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, बाढ़ आने के बाद वहां के लोग कितने जो है मतलब कष्ट झेलते थे, उन सभी बातों का वर्णन जो है। उतना ही नहीं बच्चों, महात्मा गांधी उस टाइम में चंपारण में कौन कौन सा आंदोलन किए थे, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है उस टाइम में नील की खेती के लिए हम लोगों पे कितना अत्याचार किया था, यानी बहुत कुछ आपको इस पाठ के नाम से जानने को मिलेगा। बस कहने के लिए है ओ सदानीरा, लेकिन सच तो यही है कि चंपारण की सारी घटनाएं एक एक करके आप जानेंगे। तो आइए चैप्टर पर चलते हैं। आपका शीर्षक है ओ सदानीरा, ठीक है। चलिए, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण, ठीक है। किस कोण में? उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है, यानी बहुत पुरानी, उस टाइम से जिस टाइम में गांधी जी ने चंपारण में रह के सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था। गांधी जी ने किया था ना आंदोलन चंपारण में रह के। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। यानी शैशव अवस्था, शैशव नाम आया तो इसका मतलब क्या, जैसे हम छोटे बच्चे को उंगली पर पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब शैशव अवस्था में वो होता है, अपने से सही से चल नहीं पाता तो उसको क्या करते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो यानी शैशव मतलब एकदम बच्चा, बाल्यकाल। तो यहाँ पे कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि धरती को क्या कर रहा है, ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। कहता है कि नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते, जंगली वृक्षों की कहता है कि भटकी सी पाते। कहता है दूर दूर तक समतल की गई भूमि, यानी दूर दूर तक एकदम समतल की गई जमीन। कहता है ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहत वसना कर दिया। परिहत वसना मतलब क्या, जैसे निर्वसन कर दिया हो, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो, अंगुली मतलब क्या, जब ट्रैक्टर चलती है तो सारा घास पतवार क्या होता है, इधर उधर हो जाता है जी, छत विछत हो जाता है ना। छत विछत मतलब क्या, एक तरह से घास की जो वस्त्र उस पर चढ़ी हुई रहती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि मानो जिसे परिहत वसना कर दिया है, तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं। कहता है जो कभी वनश्री मतलब क्या बताइए, वनश्री, श्री मतलब शोभा, सुंदर, और वन मतलब वन। तो कहता है वनश्री यानी वन की शोभा, हरियाली के ढके वस्त्र स्थल में किलकारी रहती थी। यानी कभी ऐसा लगता था कि वन जो ढका हुआ रहता था, वन की जो सुंदरता थी, तो नदियां भी किलकारी देती थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि या तो वो शर्म से कहीं झुकी है, छिपी है, या तो कहीं रेत में कहीं पे दब गई है, यानी उसकी जो धाराएं हैं उसका कोई अता पता चल ही नहीं रहा है। इसलिए मैम, क्योंकि वो जो नदी जो है फैली हुई थी, वो नदी क्या हो गई, सिकुड़ गई। जगह जगह जो बालू है, यानी क्या, जल उसमें संपूर्ण मात्रा में। देखो क्या कहते हैं कि हमें, आपको बारिश चाहिए, हमें बारिश चाहिए, तो पृथ्वी पे सबसे पहला काम क्या करना है, नाचना नहीं, वृक्षों को लगाना। क्या करना, वृक्षों को लगाना। अब जब वृक्ष ही नहीं होगा, अगर वृक्ष ही नहीं होगा तो नदी सिकुड़ेगा नहीं, तो और क्या होगा, वृक्ष नहीं होगी तो नदी नाले क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या, जल पानी पड़ेगा ही नहीं तो जल आएगा कहां से उसमें, और जब जल होगा ही नहीं तो फिर पता ही है क्या होगा, न फसल होगी, न पैदावार होंगे, लोग क्या होंगे, भूखे मरने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है, देखो पृथ्वी पे जल था, पहले से ही था,
लेकिन पृथ्वी पर जब से जीवन हुआ, जीवन मतलब जब से जीव जो है जन्मे, तब से पृथ्वी का नियम बन गया कि पेड़ पौधा जितना ज्यादा मात्रा में रहेगा उतना मनुष्य जो है बच सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो मनुष्यों को जीने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए, सांस के रूप में ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तब ना। और जब पेड़ पौधे होंगे ही नहीं तो एक ही उपाय होगा, या तो बारिश नहीं होगा, वातावरण गर्म होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, सब जगह या तो जलमग्न होगा या तो सुखाड़ होगा। दो ही घटना घट सकती है। और लोग इस तरह क्या होंगे, हर स्थिति में जब लोग पैदावार ही नहीं होगी, फसल ही नहीं होगा, तो लोग भूख से तड़प के मरने लगेंगे। अंत में ऐसा समय आएगा कि आदमी ही आदमी को मार के खाने लग जाएगा। अब पेट है, भूख लगी है, जानवर को मार मार के तो खत्म कर दिया, मान लो, तो बचा क्या? आदमी। तो आदमी आदमी को खाएगा, यानी हमारी सभ्यता संस्कृति एक तरह से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जल जरूरी है, तो जल के साथ साथ गैस, सबसे पहला ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन आएगा कहां से? पेड़ पौधों से। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि अब वे किलकती नहीं है, या तो लाज में गरी निस्पंद। निस्पंद मतलब बताइए क्या होता है? क्या? शांत या अशांत? अचंचल, शांत। कहता है गरी निस्पंद, सरकती रहती है, यानी कहता है कि वह शांत, ठीक है, जैसे धीरे धीरे सरकती रहती है। या फिर बरसात के दिनों उत्तम यौवना। उत्तम यौवना मतलब क्या? जैसे अल्हड़ युवती से तात्पर्य ये हो गया कि जैसे उन्मत्त यौवना मतलब क्या? उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जब जो मन आया, जिधर मन हुआ उधर चले गए। तो यहाँ पे कहता है उन्मत्त यौवना, ठीक, वीरांगनाओं की भांति, यानी क्या? वो अपने मन की मालिक है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, और कहे भी तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे वही बात कहता है कि बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती रहती है। यानी जब बरसात आती है, नदियों में जब पानी भर जाती है, तो पानी भरने के बाद उन्मत्त यौवना के रूप में ही वो जिधर मर्जी जाती है। अभी देख लो हर तरफ, सच में ये शब्द अभी सार्थक हो रहा है कि उन्मत्त यौवना बनी हुई है। अभी जल की धाराएं हर तरफ बह रही है, कहीं पहाड़ से अचानक ही जल आ पड़ता है, कहीं नदी से अचानक ही जल, लोग घर में सोए हैं और कहां से जल आ गया लोगों को पता भी नहीं चलता है, बहने लगते हैं। तो देख लो, जल नहीं है तो भी हम लोगों को हानि है, और जल है, अधिक जल है तो भी हम लोगों को हानि, यानी कहीं से भी हम लोग सही से रह नहीं सकते। इसलिए प्रकृति का संतुलन कहता है बना के रखिए, तो प्रकृति भी हमारा संतुलन क्या करेगा, बना के रखेगा। अब जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो देख लीजिए, जब वो प्रचंड रूप धरती है तो क्या होता है, वो तो देख ही रहे हैं, कहने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि वीरांगनाओं की भांति, कैसी वीरांगना? उन्मत्त यौवना, वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है, मसान सिकराना पंडई बुझाए फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती है। यानी ऐसा लगता है कि वो नदी ललकारती है मानवता के पौरुष को, ठीक है, मानव के पौरुष को क्या कर रही है, वो ललकारती है, जिसने उन्हें निर्वसन किया है। मतलब ऐसा लगता है, लेखक महोदय ये कह रहे हैं कि नदी ललकारती है कि जिसने उसे निर्वसन किया है, यानी निर्वस्त्र किया है, ठीक है। जिसने मतलब किसने? मानव ने। जिसने मतलब किसने? मानव ने। कहता है जिसने उसे निर्वसन किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़, देख लीजिए कितना अच्छा उदाहरण उपमा दिया हुआ है लेखक ने, कि क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। यानी 62 में ऐसा भयंकर बाढ़ आया था जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़, यानी 62 की बाढ़ जिन्होंने देखा, लगा कि जैसे कैकेयी का जो क्रोध था, जो अपने क्रोध में किस तरह जो वह मजबूर कर देती है राजा दशरथ को कि अपने पुत्र को कहिए कि वह 14 वर्ष के लिए कहाँ चले जाए, वनवास। पूरे अयोध्या को छत बिछत करके रख देती है। पूरा अयोध्या की जो वो राज होती है, राजा और प्रजा, सबको मायूस कर देती है, सबका जैसे प्राण निकाल देती है वो एक स्त्री। तो देख लो यहाँ पे कहता है 62 की याद जो है कैकेयी के क्रोध रूपी नदी के बाढ़ की तरह जो थी। तो कहता है लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध, अब गौतम बुद्ध की चर्चा है, कहता है 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों, ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब क्या,
जी जी, पटना, वही मगध है, वही पाटलिपुत्र है, वही कुसुमपुर है, वही पुष्पपुर है। कितना नाम बताएं, बहुत नाम है पटना का। कहता है कि पाटलिपुत्र से मल्लो, मौर्यों और शाक्यों, कौन कौन, मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे। यानी महात्मा बुद्ध जो है पाटलिपुत्र से किसको उपदेश देने जाते थे, मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे। कौन जाते थे भाई, कौन जाते थे, गौतम बुद्ध। कहते हैं तब ये नदियां संयमित थी, घना जंगल था, यानी उनके टाइम में घना जंगल था। ठीक, उसके बाद वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, यानी वृक्ष, इतने सारे वृक्ष थे। आप लोग देखते होंगे कि जहां पे वृक्ष रहता है वहां पे पानी रुका हुआ रहता है। अब जब वृक्ष होगा ही नहीं, वृक्ष जहां होगा ही नहीं, पूरा समतल है, प्लेन है, तो वहां पे क्या पानी रुकेगा, वो तो सरसरा के बह जाती है ना। तो यहाँ पे कहता है हाँ घास हो, कहता है वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं, यानी बाढ़ आती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि ऐसी प्रचंड बाढ़ आई है। रीजन है ना, पेड़, बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, तो पेड़ पानी को क्या कर लेता था, अपनी जड़ों में रोक लेता था, सब पानी उसमें क्या हो जाता था, वहां जाके अटक जाता था। अब क्या है, पेड़ पौधे हैं नहीं तो जल जाएगा कहाँ, जिधर उसको समतल जगह मिला उधर एकदम बह जाता है। तो रीजन है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, जंगलों की भी अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो कटाई होगी तो प्रकृति को रुलाएंगे, तो वो तो आपको रुलाएगा ही। तो यहाँ पे कहता है कि पहले क्या होता था कि वृक्षों की जड़ों में पानी क्या हो जाता था, रुका रहता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 6-7 साल में महावन जो था, कहता है जो चंपारण से गंगा तक फैला था, यानी वो महावन जो था कहां से कहां तक फैला था, चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। यानी अब देखो धीरे 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 वो क्या हो गया, कटता, पानी की वेग जब बहेगी तो वो तो कटेगा ही, कटान वहां पे आता ही है, तो कटता चला गया। ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया, वृक्ष भी प्रकृति देवी वनश्री, कहते हैं वृक्ष भी प्रकृति देवी वनश्री की प्रतिमाएं हैं। सही बात है, सही बात है कि यहाँ पे कहता है वृक्ष भी प्रकृति देवी की क्या है, वनश्री की प्रतिमाएं हैं, मतलब शोभा की प्रतिमाएं हैं। वृक्ष रहेगा तभी तो शोभायमान रहेगा हर चीज। जहाँ पे वृक्ष नहीं है वहां पे सुंदरता होती है क्या। अब हम लोग ही देख लो, हम लोग किसान हैं, भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाओ, हमारे पूर्वज क्या थे, किसान थे। और वैसे भी भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। हम लोग कितना ही तरक्की कर ले लेकिन किसानी करना नहीं छोड़ सकते, हम लोग खेती बाड़ी करना नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ पे खेती बाड़ी हरियाली होती है वहां का माहौल नजारा कितना सुंदर होता है। और मान लो कि एकदम बंजर जमीन हो जाए, ना पेड़ पौधा हो ना फसल हो, तो देख लो, फिर देखो कि वहां का क्या दृश्य होता है। तो सुंदरता भी कहाँ से आती है, पेड़ पौधों से, हरियाली से। प्रकृति अगर हरा भरा रहेगा तो हमारा जीवन भी क्या रहेगा, हरा भरा। तो यहाँ यानी वृक्ष भी प्रकृति देवी यानी वनश्री की क्या है, प्रतिमाएं, यानी शोभा की, सुंदरता की प्रतिमाएं हैं। कहता है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव। वसुंधरा भोगी, वसुंधरा मतलब क्या, वसुंधरा मतलब होता है धरती, पृथ्वी। कहता है वसुंधरा भोगी मानव, यानी जो पृथ्वी से सुख करते हैं। ठीक है, व्याकरण नहीं पढ़ा था 10th में, नहीं, तुम लोग तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। कहता है वसुंधरा भोगी मानव, ये वसुंधरा हुआ पृथ्वी का पर्यायवाची रूप, पर्यायवाची रूप। कहता है वसुंधरा भोगी मानव, यानी जो वसुंधरा से भोग करते हैं, सुख करते हैं। कहते हैं ऐसे मानव जो धर्मांध मानव, जो धर्म में अंधे। कहते हैं धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो पृथ्वी से सुख कर रहा है वसुंधरा भोगी है, एक जो धर्मांध, धर्म में क्या है, अंधा, धर्म जोड़ अंधा बराबर धर्मांध। कहता है कि धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, जी, एक साइड हेड है एक साइड टेल है। कहता है कि एक कहानी सुनी यहाँ 12वीं सदी से, कितने सदी से, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक, यानी 12वीं सदी से लगभग कितने वर्ष तक, 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। देख लो, कर्नाट वंश का राज था, प्रथम राजा था नान्यदेव। कौन था, नान्यदेव। और किस वंश का, कर्नाट। तो यहाँ कहता कि प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र, कौन सा पुत्र,
सोमेश्वर पुत्र, नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए। यानी नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के जो सेनापति थे ना, वो नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए। विजय यात्रा मतलब क्या? जीतकर। कहता है कि विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए, उसी चंपारण की मिट्टी में बस गए। अब देखिए, कहता है इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। यानी निधि बने कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया। अब कीमियाई प्रक्रिया से क्या तात्पर्य बताइए? क्या कीमियाई प्रक्रिया से मतलब? रासायनिक प्रक्रिया। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझा दो इतिहास की भाषा में। नहीं पता कीमियाई प्रक्रिया हुआ क्या? कि जैसे एक रासायनिक प्रक्रिया तो ये हुआ कि जैसे किसी धातु को हम क्या करते हैं, ऐसा माना जाता था कि कुछ उसमें मिला दो, मिलावट कर दो तो वो सोना में बदल जाएगा। यानी एक तरह से चमत्कार बुझो। ये तो सुनने में अजीब लग रहा है, पता नहीं होता भी होगा कि नहीं। मतलब राजाओं के समय में कहता था क्या कि कीमियाई प्रक्रिया अपनाओ। मतलब क्या कि किसी भी धातु को वो क्या करता था, कुछ ऐसा कर देता था कि सोना में बदल जाता था। यानी एक तरह से मैजिक समझो, लेकिन हमको इस पे विश्वास नहीं होता है जो बात है। तो कहता है कि कीमियाई प्रक्रिया से परिचित है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव। पहले नाम कर्नाट वंश का राजा कौन सा आया था? कौन सा आया था? नान्यदेव। क्या? नान्यदेव। अब देखो कहता है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, बड़ा जाना माना नाम है, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। किसको करना पड़ा जी? हरि सिंह देव को। किस वंश का राजा? कर्नाट वंश का राजा। यानी मुकाबला जब करना पड़ा विशाल आक्रमणकारी सेना, यानी किसकी विशाल आक्रमणकारी सेना? तुगलक की। कहता है जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का जो है दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। यानी वन इतना घना था कि उसमें उसका दुर्ग क्या था? छिपा हुआ था। कहता है वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से, मोटी प्राचीर मतलब समझे ना, मोटी दीवारों से, कहता है कि अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। यानी दुर्भेद्य मतलब क्या? कि जिसे भेदा नहीं जा सके। अब मोटी वृक्ष की जो है, हाँ, मोटी वृक्ष की जो दीवार खड़ी है तो वहां तक जाने में तो कठिनाई होगी ही ना। तो यहाँ पे कहता है कि अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा, यानी वो तुगलक जो था, कहता है सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। देख लो, वहां वो तुगलक जो थे अपने घोड़े से उतरे और बहुत विशाल वृक्ष था, उसको उन्होंने क्या किया? काट दिया। कहता है ज्यों ही उसने काटा, कहता है कि तने पर आघात किया, उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई। यानी जब राजे उसको काटा तो प्रजा क्या चुपचाप बैठेगा? यानी वो काटा, यानी वो इशारा दिया कि हम काटे, अब सब मिलके इसको क्या करो, काटते जाओ, हमको उस दुर्ग तक पहुंचना है। तो कहता है कि वैसे ही ज्यों ही उसने काटा कि बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में, ठीक है, और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। अब कहता है कि देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। अब वृक्ष कटता जाएगा तो रास्ता बनता चला जाएगा। तो कहता है कि खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा। अब तो डर गया कि उधर विशाल सेना, इधर हम लोग कम करे तो करे क्या। तो कहता है कि अपना घोंसला खो बैठा, यानी अपना घर छोड़ के वो उन लोगों को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। अब विशाल सेना होगी तो वहां पे लोग क्या करेगा? जान बचाएगा कि वहां पे लड़ने के लिए अपना हीरोगिरी दिखाएगा कि हम जीत जाएंगे तुमसे। वहां पे कई बार क्या होता है कि बचने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। हमेशा अपना वो ताव नहीं दिखाना चाहिए कि हम जीतिए जाएंगे। समझदार लोगों का काम होता है कि परिस्थिति देख के अपना मन और मस्तिष्क को क्या करिए? बदल लीजिए। फिर समय आएगा तो समय के साथ कहता है सूद ब्याज सहित उसको जवाब दीजिए। क्या? तो यहाँ पे कहता है हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। यानी हरि सिंह देव जी कहाँ भाग के चले गए? नेपाल। कहता है तब से जंगल जो कटने शुरू हुए, यानी उसी टाइम से, तुगलक के टाइम से, तब से जो शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान, सस्य मतलब क्या? फसलों की खान, हरी भरी फसलों की खान नीचे, ठीक है। कहता है सस्यों की
खान जहां बीज डालने भर की दरकार है, यानी बस वहां पे बीज डालना है, यानी बीज डालने भर की देरी है। बीज डाले कि एकदम पौधा एकदम बढ़िया से तंदुरुस्त पौधा जो है वहां पे निकल जाता है। सोच लो कि मिट्टी कितनी उपजाऊ थी। तो कहता है कि सस्यों की खान जहां बीज डालने भर की दरकार है, घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है। यों चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। यानी धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वो ढके हुए खजानों को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं। यानी कुछ भी जो है अपना लोगों की भाषा में क्या कहेंगे कि कुछ भी उन लोगों ने गुप्त रहने नहीं दिया। हर चीज का प्रदर्शन कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो कहता है कि इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है, यानी इस धरती के निवासी भी प्राचीन भी है और नवीन भी है, यानी पुराना भी है और नया भी है। कहता है नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है कि आदि काल से आने जाने वाले का तांता बधा रहा, यानी वहां की जो स्थिति है वहां देख के हमारे जो लेखक महोदय वो हैं वो कहते हैं कि ऐसा मान पड़ता है कि प्राचीन काल से यहाँ पे लगता है कि आना जाना लगा रहा। अब कहता है कि जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे। किसको जोतने के लिए, धरती को जोतने के लिए बाहर से ही आते रहे। कहते हैं पिछले 700 वर्षों में थारू और धांगर, कौन कौन सा, थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसी। चंपारण की मिट्टी में आके थारू और धांगर जातियां क्या की, बसी। कहता है कि थारुओं के विषय में कहता है अनेक मत हैं, वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते थे। यानी वहां के जो थारू थे ना वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। कहता है कि थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते। धांगरों को 18वीं शताब्दी, कितनी शताब्दी के अंत में लाया गया, यानी धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 18वीं शताब्दी अंत होने पे था, यानी 19वीं का समझो शुरुआत, तब धांगरों को यहाँ पे लाया गया। कहता है नील की खेती के लिए, कहता है सिलसिले में लाया गया। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों और ओराव, मुंडा, लोहार, यानी लोहार का पूर्वज है ये धांगर, समझ सकते हो। कहता है कि वहां की आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा और लोहार इत्यादि के वंशज हैं। देख लो, यानी इन अभी जो ओराव है, मुंडा है, लोहार है, इसका वंशज है। कहता है धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। या कहता है इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। 200 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए गए। यानी अंग्रेज और वहां के जो रामनगर के राजा थे वो मिलके धांगरों को यहाँ पे लाया, किसके लिए, नील की खेती के लिए। कहता है जब लाए तो कहता है और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। ले तो आए लेकिन गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जाने लगा। कहता है कि आपस में धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में, यानी भोजपुरी भी उसको बोलना आता है धांगरों को, भोजपुरी या मधेसी में, दूसरों से भोजपुरी या मधेसी और अपने में किस भाषा में, ओराव भाषा में। कहता है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग, कौन से लोग, भुइयां लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। देख लो, यानी ये जो भुइयां लोग हैं किस वर्ग के लोग हैं, मुसहर वर्ग के अंग हैं। कहता है इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, यानी दास यानी नौकर से भी बदतर, उसकी भांति इनसे काम करवाते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये हुआ कि काम तो करवा लेते थे, जितना फायदा होता था खुद लूटते थे और उन लोगों की फिर वही स्थिति रहती, यानी कुछ उसको मिलता, यानी मेहनताना भी मिलता नहीं था। है कि आने वाले का तांता बंधा ही रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी। आजीविका मतलब समझे ना, आमदनी, पेट चलाने के लिए आजीविका चाहिए ना। तो कहता है कि
आजीविका की खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार, ठीक है, तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था। बताओ, एक तरफ वो किसान सब थे, वो मजदूर सब थे, वो जो भुइया मुसहर सबको बुलाया गया था गया से, मतलब उनका जीवन पेट भरने पे उनका जो है इतना जो है कठिनाई से पेट भरता था, यानी उनका जीवन कटना मुश्किल था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक तरफ देखो ये जो है गोरे साहब यानी अंग्रेज, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में, चंपारण की बात हो रही है, तथा अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। पिछले 10-12 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ पे आया, यानी फिर से एक नया समुदाय आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, जो कहाँ के थे, पूर्वी बंगाल के। कहता है चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। क्या करने का, बसाने का। कहता है थारवों और धांगरों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि, शस्य श्यामला भूमि मतलब क्या, हरी भरी फसल से एकदम भरपूर। कहता है शस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी। अब बंगाली लोग वहां पे आए, वहां पे रहने लगे। बंगाल में भी कौन सा बंगाल, पूर्वी बंगाल, इसको याद रखिएगा। वहां पे आए तो उसकी भी धात्री बन गई, यानी उसकी भी माता बन गई, क्योंकि वहीं से उनका पेट भरने लगा, वहीं से उनका जीवन चलने लगा। कहता है बिछड़ी माता सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर गंगा सागर ने चरणोदक उड़ेला। कहता है इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकी जिसकी हर झनकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है, अलग अलग स्मृति, अलग अलग यादों की प्रतिध्वनि है। अब कैसे, सो देखिए आगे। कहता है उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली, थारवों की अनुपम गृह कला। अब देख लीजिए, सभी जगह से लोग आए थे, सभी राज्यों से आए थे, एक जगह आके बस गए। तो सभी जगह से आएंगे तो अपनी अपनी कला लेके आएंगे। हर जगह का लोग, हर राज्य का लोग, उसका भाषा अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी बोली अलग है, उसका पहनावा ओढ़ावा खान पान सब कुछ अलग अलग होता है। ये कहता है कि उन दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली, थारवों की अनुपम गृह कला। किसकी अनुपम गृह कला, थारवों की। कहता है धांगरों का नर्तन, देख लो, थारवों की गृह कला, धारवों का धांगरों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों के कारण कीर्तन, क्योंकि बंगाली लोग गाने बजाने में सबसे आगे हैं, प्रसिद्ध भी हैं गायन के क्षेत्र में। तो बंगाली लोग, कहता है किसानों के कारण करुण कीर्तन। कहता है यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, कहता है तथापि थारवों की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, यानी थारवों की जो कला है उनके दैनिक जीवन का, प्रतिदिन का, ठीक है। कहता है कि दैनिक जीवन का अंग है। कहता है जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया जाता है। आप लोग देखते होंगे घरों में कि आपकी जो दादी सब रहती होंगी, वो सीक से इतना बड़ा बड़ा डाली जो होता है वो बुनती है, और वो क्या कहते हैं उसको, अपना लोग वो बड़ा बड़ा सुई टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं, सुआ से देखती होगी घर में बनाती है दादी सबको। हम लोग भी देखते थे कि वो बनाती थी, सुआ ही बोला जाता है ना क्या, टोकनी, हाँ टोकनी बोला जाता है, उससे बनाती है। और उसको क्या करती है, रंग देती है, तरह तरह से हर प्रकार के रंगों में रंग के, और एकदम डिजाइनदार फूल बनाती है, उससे डाली टोकरी बहुत कुछ बनाती है, अलग अलग आकार का। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि जब प्रदर्शनी किया गया, तथापि थारवों की कला, किसकी कला, थारवों की कला का, कहता है मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, जिसका पात्र यानी बर्तन, यानी धान, पात्र में जो धान रखा जाता था, यानी जिस बर्तन में धान रखा जाता था वह किस चीज से बनता था, सीक से। देख लो कहाँ की परंपरा किधर आ रही है, हम लोग की तरफ आई, जो कि ये था कहाँ का, आपको मूल रूप से थारवों की कला, ठीक है। कहता है कि सीक से बनाया जाता है कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। सीक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप समझते हैं ना, सीप की झालर, एक तो टोकरी सीप की इतनी अच्छी एकदम डिजाइनदार, ऊपर से उसमें क्या झालर के रूप में
सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उनकी आकृति भी कलापूर्ण, यानी प्रकाश के लिए जो दीपक जलाया जाता था वो भी एकदम डिजाइनदार, कलापूर्ण। कहता है शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत संगम। मूंज समझते हैं ना, क्या होता है मूंज? मूंज जी जी, वो दौड़ी जो जिसको कहते हैं, इसमें टोकरी कह रहा है, अपना लोग के मिथिलांचल में दौड़ी कहते हैं ना, दौड़ी इसी मूंज से तैयार किया जाता है। इसी जो है आपको सीप और मूंज से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। कहता है किंतु सबसे मनोहर था नववधू का एक अनोखा अलंकरण। ये तो आपने देखा कि थारवों की कला की, धान भी रखा जाएगा तो डिजाइनदार टोकरियों में, अपना लोग तो ड्राम ले आते हैं, ड्राम में रख देते हैं। गांव सब में बड़का बड़का बुखारी होता है जिसको अपना लोग बुखारी कहते हैं, टाउन में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, नहीं पता। अपना लोग क्या कहते हैं? बुखारी है, कोठी है मिथिलांचल में, मिथिलांचल की भाषा है बुखारी, कोठी, उसमें लोग धान को रखते हैं, है ना। लेकिन अब मॉडर्न युग में लोग उसमें भी नहीं रखते, अब उसमें भी मेहनत लगता है, उसको मिट्टी से हर साल जो है उसको वो सही करना पड़ता है, मिट्टी और गोबर को ऐसे गूंथ करके, है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि रेडीमेड लोग बना बनाया जो एल्युमिनियम का होता है, शायद एल्युमिनियम का ही होता है या प्लास्टिक का होता है, ले आते हैं, उसी में गेहूं चावल जो रखना है रखते हैं। तो कहता है कि देख लीजिए, वो तो था आपको टोकरी की बात। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि सबसे मनोहर था, यानी सबसे मन हरने वाला था नववधू का एक अनोखा अलंकरण, अनोखा श्रृंगार, अनोखा सजावट। अब था क्या देखिए, कहता है जो मात्र आभूषण ही नहीं, कहता हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है, जो हमारे मिथिलांचल में भी होता है। खेत में काम कर रहा है तो खेत में उनके लिए जलखई कर लो, यानी नाश्ता भोजन लेके जाते हैं ना। तो कहता है कि खेत में जाती है नववधू, जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है। पीढ़ा, जिसको अपना लोग मिथिलांचल में कहते हैं बिरबा की बिरिया, क्या कहते हैं? बिरबा, बिरबा कहते हैं ना। वैसे वो पुआल का होता है, लार का, उसको ऐसे करके बना के, या फिर वो नहीं है तो कपड़ा से भी बनाया जाता है, तो बिरबा कहते हैं शायद। तो वो है मिथिलांचल के, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसा है ना कि जब मायके में थे, तो मायके तो गांव में है तो सब कुछ याद है। अब इधर आके बस गए तो इधर वो बात भाषा कोई बोलता ही नहीं है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वही चीज है। लेकिन देखो जो चीज सुने हैं जाने हैं तो जुबान पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो कहता है कि बिरबा ही कहता है, बिरिया नहीं, शायद बिरबा कहता है। तो यहाँ पे देखो कहता है नववधू, कहता है नववधू जब पहली बार खेत में अपने पति के लिए कलेवा लेके जाती थी, तो नववधू करती क्या थी कि जब जाती थी तो अपने माथे पर सुंदर क्या रख लेती थी? पीढ़ा, जिसमें 3 लटे, उस पीढ़ा में 3 गो लट निकला हुआ, 3 गो झालर निकला हुआ। कहता है 3 लटे वेलियों की भांति लटकी रहती थी, हर लट में धवल सीप यानी उजला सीप, उजला सीप। कहता है सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने, कोई बीज विशेष होता था जिसका जिसे लगता था कि सफेद सफेद दाना है, मोतियों के जैसा पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सीक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता था। वाह, वो पीढ़ा के ऊपर सीक की एक टोकरी बनी हुई होती थी, सीक की, जिसको अभी चांदनी बोली है दौड़ी, दौड़ी बोली होनी चाहिए, दौड़ी। तो समझो कि उस सीक की बनी हुई टोकरी, ये किताबी भाषा में हो गया टोकरी, और ऐसे हम लोग कहते हैं दौड़ी। तो कहता है कि कलापूर्ण टोकरी में क्या रखा होता था? भोजन। एक तो पिड्ढी यानी अपना लोग जिसको बिरवा कहते हैं, वो भी डिजाइनदार एकदम कलापूर्ण तरीके से बना हुआ, झालर वालर मोती वोती लगा हुआ, सीप से वो भी उसमें भी क्या टोकरी जो है, टोकरी भी कलापूर्ण, उसमें रखा होता था भोजन। अभी हम लोग कैसे लेके जाते हैं? कोनो बर्तन में डाल दिए, लेके चल गए। रोटी है तो इसे कपड़ा में डाल के लपेट देते हैं, उसको पेपर में कपड़ा में डाल के बांध देते हैं और चल देते हैं, ऐसे होता है। तो देख लो इन लोगों का भी क्या समय था, क्या जमाना था। कहता है कि कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा हुआ होता है, टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, नई नवेली दुल्हन है तो थोड़ा शर्माते सचाते हुए जाती होगी। कहता है लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, यानी अपने पैर बढ़ाती है, तो सीप की वेनियां रजत कंकनों की भांति झंकृत हो उठती है। वो सीप एक दूसरे से टकराएगा तो आवाज निकलती होगी।
तो कहता है कि झनकृत हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि बधू अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रही है। यानी वो जो झनकृत होता था, सारा गांव समझ जाता था कि वो फलनमा की नई नवेली पुतोह आई है, वो लेके जो है अपने पति के लिए क्या लेके जा रही है, कलेऊ लेके जा रही है। यानी लोग को आवाज से पता चल जाता था। देख लो क्या दृश्य था और क्या जो है उन लोगों के उस टाइम का जो है समय के अनुसार क्या भाव हो जाता था, पहले ये लोग समझ जाते थे। तो यहाँ पे देखो कहता है कि इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण था। वो तो हो गई थारुओं की बात। अब देख लीजिए धांगर संस्कृति। कहता है कि इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का सामाजिक जीवन, किसका, धांगरों का, कहता है प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते थे। कौन करते थे सामूहिक नृत्य? स्त्री पुरुष में कौन, आप दोनों बताइए पीछे कौन? थारू, धांगर, बंगाली, मधेसी, कौन कौन? ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई पे। तो वहां पे जो है वो लोग जो होते थे स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम, यानी धांगर ढलती शाम में क्या करते थे, मंद प्रकाश यानी हल्का हल्का प्रकाश होता था और हल्की प्रकाश में वो लोग सामूहिक नृत्य यानी एक साथ नृत्य करते थे। ठीक है, कहता है ओराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं हैं धांगरों के नृत्य में। अब निजी विशेषताएं क्या है? कहता है कि मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए, यानी मान लीजिए ये दाहिना हाथ है जिसमें क्या होगा, रंगीन रुमाल लिए, उसे हिलाते थे हाथ में ऐसे लेके। कहता है कि मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में क्या लिए हुए, रंगीन रुमाल, रंगीन रुमाल लिए हुए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। नेपाल गीतों में कल्पना और चित्रोपमता, ठीक है, चित्रोपमता अधिक जान पड़ी, यानी मतलब क्या, सही ढंग से चित्रण, सही ढंग से जो एक होना चाहिए नृत्य के साथ प्रदर्शन, कहता है वो जान पड़ी। कहता है भाषा में भोजपुरी और ओराव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजन के बीच प्रहसन की छवि दिखाते हैं, यानी हंसने वाली। कभी आप लोग ऐसा नृत्य देखे हैं कि जीव जंतुओं का आकार सा बना के नृत्य हो रहा है? आप लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग देखे हैं। छोटे छोटे थे जब शादी होता था तो गांव में बारात जब आती थी तो बारात में जो नाचने वाले होते थे, मतलब पुरुष ही नटुआ, जिसको अपना लोग मिथिलांचल में कहते हैं नटुआ डांसर, यानी वो उसके साथ साथ और भी लोग होते थे जो ऐसे जानवर की, घोड़ा हाथी ऐसे करके जो है सिंह के आकार का बना हुआ और वो एकदम नाचते रहते थे, दौड़ के कभी इधर दौड़ के उधर। मतलब बच्चे लोग देख के या तो डरते थे या तो हंसते थे, यही होता था। तो देखे थे बचपन में, उसके बाद से तो नहीं देखे। वो प्रथा ही हमको लगता है वो प्रचलन ही खत्म हो गया। तो अभी है टीवी सब में देखते हैं जब उस जगह का दृश्य दिखाता है तो, लेकिन रियल में नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि बीच बीच में लड़के पशुओं की आकृति, किसकी आकृति, पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। अभी जोकर का जमाना है, अभी कोई पार्टी फंक्शन कुछ हुआ तो जोकर जाता है, वो कार्टून जैसा पहना रहता है कुछ और कूद के इधर कूद के इधर क्लैपिंग करेगा, नमस्ते करेगा और तरह तरह से ऐसा हरकत करेगा कि बच्चे उसको देख देख के एकदम खुश होते रहते हैं। रीछ देख लो, उस पशुओं के छवि में क्या क्या था, रीछ, शेर, हिरन। इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल कूदक रहे हैं, यानी कूद रहे थे। ठीक है, कहता है लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। आगे है, कहता और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन। अब आई बंगाल की बारी, वो था थारू, उसके बाद धांगर, अब आया बंगाल। कहता है कि पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर और विषाद पूर्ण वातावरण में, कहता है अनादि गुंज का स्रोत वह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनि होने लगी चंपारण के खलिहानों और जंगलों में। जब वो लोग गाने लगे तो लगा क्या कि सच में उनके देश की, उनके मिट्टी की सुगंध यहाँ तक आ गई। ठीक है, कहता है कि खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तन की ध्वनि ऊर्ध्वताने छोटी छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद
स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की करियां मुखर हो उठे। यानी इस तरह गाया कि लग रहा था कि उल्लास ही उल्लास। कहता है उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। धरती तो अनगिनत दे रहा है, धरती तो पूरा दे रहा है, लेकिन वहां का जनता कभी भी समृद्ध नहीं बन पाया। मतलब कभी भी अमीरी उनके जीवन में नहीं आया, कोई और ही अमीर बनता चला गया। तो देखिए कहता है कि समृद्धि उनके जीवन में नहीं आई, कभी नहीं आई, जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। अब चूंकि बाहरी शासक थे तो क्या हम लोग को बनने देंगे? वो सब दबाव डाल के या जैसे करके सारा हम लोग से लूट लेते थे, चाहे कर के रूप में चाहे जैसे, लेकिन लूटते रहते थे। तो कहता है कि बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। और 19वीं सदी में, याद रखिएगा, 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया गया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे, यानी उन जमाने में जो है 19वीं सदी में नील से ही रंग तैयार किया जाता था, जो रंग हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहता है नील से ही रंग बनते थे और इसीलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। ठीक है, लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी। यानी नील की जो खेती होने लगी तो अंग्रेज तो गदगद हो गए। उनको लगा क्या कि हमको तो फोक्टे में इतना संपत्ति मिल रहा है, क्योंकि उसमें आमदनी अधिक होता था। तो कहता है कि ठेकेदारों को जो है फ्री में ही, यानी क्या, उनको जो है लाखों की संपदा उनके हाथ लग गई। कहता है किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ लाभ होता था अंग्रेजों को। राज से बहुत कम अदायगी, हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। ठेठ देहात जो क्षेत्र था वहां पे उन्होंने अपनी भव्य कोठियां तैयार कर ली। कहता है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। जबरदस्ती यानी नहीं मन होता था फिर भी करवाता था। कहता है हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती, इसी को कहता है 3 कठिया पद्धति। नाम तो सुना होगा कि नहीं सुने हो? सुने, हर 20 कट्ठा, कितना? 20 कट्ठा जमीन में कितना कट्ठा? 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था, और जो नहीं रखता था तो उसका तो क्या दुर्गति होता होगा। उसमें भी अंग्रेज था, है ना, जबरदस्ती करवाता था। और ये नियम था कि मान लीजिए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती हुई तो वो भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, यानी वहां पे भूमि, अब फसल उगेगा ही नहीं। तो किसान लोग विरोध करते थे कि नहीं, इससे हम लोगों का कोई फायदा नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। तो उसके बदले उनको तकलीफ दिया जाता था। तो वो लोग भी डर के मारे क्या था, व्यवस्था करना ही पड़ता था, तो करता था। यानी कहने का तात्पर्य यह कि 19वीं सदी से शुरुआत और देख लो कहाँ तक, कब जाके जो है ये इसका अंत हुआ, तब तक ये जो गरीब लोग थे कष्ट झेलते रहे। कहता है 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती, याद रहेगा ना? 20 कट्ठा में कितना? 3 कट्ठा। कहता है नील की खेती के लिए हर किसानों को रखना लाजमी था, अनिवार्य था। कहता है 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, यानी 20वीं सदी जब आया 100 साल बीत गया। हाँ, तो 100 साल बीतने के बाद यानी 20वीं सदी में, 21वीं सदी के हम लोग हैं, 20वीं सदी में जो क्या कहते हैं ये केमिकल के द्वारा रंग बनाया जाने लगा। ठीक है, 20वीं सदी में केमिकल वाला रंग जो है बनाया जाने लगा। कहता है इसकी इजाद होने पर नील की मांग में क्या हो गई? कमी हो गई। अब चूंकि लोग को चाहिए वो रंग ऐसा जो एकदम लगता भी है ओरिजिनल, नील का तो उतना परफेक्ट कलर दे भी नहीं पाता होगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये केमिकल द्वारा रंग बनाया, हम लोग अबीर होली में अबीर का इस्तेमाल करते हैं, सरस्वती पूजा में रंग देख के मन खुश नहीं हो जाता है, लगता है कलरफुल इतना होता है। और नील से तैयार होता होगा तो उतना रंग उसमें हमको लगता नहीं है कि होता भी होगा कि नहीं, अलग अलग कलर। इसमें क्या हुआ कि केमिकल से तरह तरह का रंग हमको मिल जाता है, जो रंग खोजते हैं सारा का सारा। हाँ, नुकसान भी होता है, ये तो हम जानते हैं कि नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग मानता कहाँ है, नुकसान हर चीज से है, फिर भी लोग मानता है, फिर भी तो इस्तेमाल करता ही है। तो यहाँ पे कहता है कि इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही। देख लो, कम हो गया फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती वो चलवाता रहा। कहता है और 3 कठिया से छूट पाने के लिए, यानी 3 कठिया पद्धति,
कहता है 3 कठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को दें। यानी अगर आप 3 कट्ठा नहीं जोतेंगे, 3 कट्ठा नील की खेती के लिए नहीं रखेंगे तो आप जो है क्या कहते हैं, मोटा रकम दीजिए गोरों को, यानी धन पैसा रुपया जो देना है दीजिए। देख लो अब कहाँ से गरीब लोग देंगे, अपना पेट भरना तो मुश्किल होता था। तो कहता है कि ठेकेदारों को दे, क्या दे, मोटी रकम। ठीक है, कहता है चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नील्हे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। नील्हे साहब जो नील की खेती मजबूरन जबरन करवाते थे। कहता है कि उन दिनों, ठीक है, यानी नील्हे साहबों का निष्कंटक, नील्हे साहब से तात्पर्य जो जबरन जबरदस्ती लोगों से जो है नील की खेती करवाते थे। कहता उसका निष्कंटक साम्राज्य, यानी उसके रास्ते में कोई कांटा कोई रोरा नहीं था। कहने का मतलब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, अपने मन का मालिक था, अपना मन मर्जी करता था। तो कभी तो कोई तो आया होगा रोकने टोकने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि निष्कंटक साम्राज्य था, रास्ते में कोई रुकावट नहीं। कहता है कि उन दिनों, कहता है कि जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। देख लो राज कैसा था कि अगर इस रास्ते से अंग्रेजवा जो है गुजरता था तो उस रास्ते से हम लोग अपना जानवर तक भी नहीं छोड़ सकते थे। अब बताओ, जानवरों, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो हम लोग के एरिया में पाला जाता है, तो मतलब मान लीजिए कि उसको घास खिलाना हो तो लोग खोल देता है कि मैदान में जाके चरेगा। यानी अब अंग्रेज कब आया नहीं आया किसको पता। मान लो पहले से छोड़ा हुआ है, आगे में वो जानवर आ गया तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता था। देख लो कितना निर्दयी होता था वो लोग। तो यहाँ पे कहता है कि हिंदुस्तानी अपने जानवर भी नहीं ले जा सकते थे जिस रास्ते से वो अंग्रेज आता था। उसके बाद कहता है यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। अब नजराना के तौर पे क्या देखो, कहता है साहब बीमार पड़ता तो रैयतों के इलाज के लिए वसूली होती थी। कंगाल सब कंगाल, सब भिखारी सब यहीं आके बस गया था। मतलब क्या, अगर शादी विवाह होता था तो शादी विवाह के नाम पे नजराना, यानी उसको जाइए रुपया पैसा दीजिए, धन संपत्ति जो है आपके पास दीजिए। उसके बाद क्या, उससे भी बड़ी बात क्या कि अगर बीमार पड़ता था अंग्रेज तो उसके लिए क्या की जाती थी, वसूली की। दो इलाज करना है, मतलब खुद तो कुछ करता नहीं था, लूट रहा था, एक तरह से समझो लूट रहा था। कहता है साहब को अगर हाथी खरीदना है तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ ना कुछ देना होता था। अब उसको हाथी सवारी करने का मन कर गया, हाथी खरीदना है तो वो रैयत से, यानी जनता से, प्रजा से लेता था जबरन। देख लो किस तरह से अत्याचार होता था। कहता है कुछ ना कुछ उसको अपनी मोटी रकम से जो है, मोटी गाढ़ी रकम से उसको देना पड़ता था। अब आगे कहता है कि अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। किस कोठी का? अमोलवा कोठी का साहब, जिसका नाम क्या था? एमन। याद रखिएगा, ये नामे से हमको गिरना होता है। एमन इतना दुष्ट था जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहता एमन, भीषण आतंक था एमन साहब का उस टाइम चंपारण में, भीषण आतंक। कहता है किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, बेवजह किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीले गोरों के हाथ का पुतला था। तत्कालीन शासन में जो था, डर के मारे उस नीले के डर से अपना चुप रहता था, कोई कुछ अपना जुबान ही नहीं खोलता था। कहता है कि उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे, यानी उन अंग्रेजों के कोठी यानी घर में जाके ठहरते थे। कहता है दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे। अब दक्षिण बिहार में जो बागी विचार यानी अंग्रेजों के अत्याचार से जो परेशान लोग थे, आवाज उठाना शुरू किया, तो ये बात धीरे धीरे कहाँ चली आई? चंपारण। कि कहीं कोई लोग है जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। देख लो, कोई बात छिपी तो नहीं होती है, सब परेशान था अंग्रेज से। तो किया क्या कि वो जो धीरे धीरे यहाँ तक आई, चंपारण तक, वो बागी विचार, हाँ वो विद्रोह वाला विचार, तो कहता है कि देर से पहुंचे इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यह वर्षों तक चंपारण में गोरे नील्हों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की
छत्र छाया में पनपता रहा। मतलब डर से गंगा का जो पुल बनना था नहीं बनाया कि पुल बन जाएगा तो उस साइड का लोग इधर आएगा और इधर आएगा तो उसका लोगों का आने का मतलब लोगों का विचार भी यहाँ आएगा, यानी उधर के लोग जैसे हैं इधर के लोगों को भी वैसा बना देगा। तो इसलिए पुल नहीं बनाता था, और गंगा छोटी मोटी नदी तो है नहीं, पुल नहीं बनाता था, यानी उस स्कीम को वो फेल कर दिया। अब आगे देखो, कहता है कि और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917, यानी उस आतंक, दैन्य, समृद्धि और बेबसी, कहता है कि उस आलम में यानी उस समय में 1917 के अप्रैल मास में जो हमारे भारत का पहला जो है यह आंदोलन था, गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन किया था। क्या, कहां से? चंपारण की मिट्टी से। एक बिजली सी कौन थी? अब बिजली क्या कौन थी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। ठीक है, कहता है स्वातंत्र्य युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानव सूत्र रूप संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। कहता है यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। 62 में चाइना जो है हम पे अटैक किया था, युद्ध हुआ था भारत और चाइना का। तो कहता है कि मई 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उस सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। ये राजेंद्र बाबू जी कह रहे हैं कि मैं भी वहां निकला जहां पे गांधी जी ने रज यानी जिस मिट्टी की रज यानी मिट्टी लेकर, जिस भूमि की रज लेकर यानी मिट्टी लेकर कसम खाया था ये अभियान करने का। तो कहता है कि वहां पे मैं भी गया। ठीक है, कहता है 1917 का जहाँ पे अभियान बापू जी ने किया था, गांधी जी ने, कहता है उस स्थान पर मैं भी निकला। क्या करने के लिए? तीर्थ यात्रा के लिए। कहता है उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला, कुछ उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। कहता है सोने में सुहागा हो गया, जो गांधी जी के साथ लोग थे उनसे भी भेंट हुई, ये तो सोने में सुहागा हो गया, अच्छे में और भी अच्छा हो गया। कहता मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। कहता है रामदयाल शाह गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे। उसके बाद कहता है और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे थे। कौन सलाहकार रहे थे? हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी किसके साथ गए थे? गांधी जी के साथ। और कहता और उन वकीलों में थे जो उन आंदोलन में उनके सलाहकार रहे, यानी गांधी के सलाहकार रहे। कहता है लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद, यानी जब लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई राजेंद्र जी की। कहता है रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों के अग्रगण्य थे। कहता है जिन तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वह राजकुमार शुक्ल, यही तो है मेन नाम, राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने पे मजबूर कर दिया था। कहता है राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। कौन आया था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इन तीनों के संपर्क में आया था। कहता है राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई, 30 के आसपास मृत्यु हो गई, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। कहता है यह गांव अमोलवा के निकट है जहां सन 17 में एमन साहब, यही एमन दुष्ट है जो गरीबों की झोपड़ियों में आग लगा दिया करता था। कहता है कि सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी, यानी सब एमन साहब की जुबानी बोलता था। कहता है जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन अंग्रेजों से, उन एमन से कहता कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। ठीक है, कहता है श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे कि उनके साथ दूर
जाना था हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। यानी गांधी जी को लगा क्या कि दुर्व्यवस्था दूर करनी है तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा, उसमें शिक्षा भी लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग शिक्षित रहेंगे तभी तो अच्छे और बुरे में अंतर समझ पाएंगे, और जब अच्छे बुरे में अंतर समझ लिए तो अपने आप ही आवाज उठाएंगे। क्योंकि अशिक्षित थे इसीलिए हम लोग डर के मारे क्या करते थे, दबे हुए रहते थे। शिक्षित रहते तभी ना, हमको जानकारी रहेगा तब ना। अभी क्या है, कानून है, 100 को उन्होंने सोचा कि शिक्षित होना जरूरी है, तो इसके लिए उन्होंने किया क्या, कहता उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। यानी सिर्फ आर्थिक समस्या सुलझाने से कोई मतलब नहीं है, शिक्षित होना भी क्या है, जरूरी है। तो कहा कि उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। ग्रामीण विद्यालय कौन स्थापना करना चाह रहे थे, गांधी जी। कहता है थोड़े दिन के बाद उन्होंने 3 गांव में, 3 गांव, कितने गांव में, 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहड़वा, मधुबन और भितिहरवा। याद रहेगा ना, 3 गांव में स्थापित किया। पहला गांव कौन था, बरहड़वा, दूसरा मधुबन और तीसरा भितिहरवा। कहता है कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांव में तैनात किया, जिसपे गांधी जी को विश्वास था। कहता है वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। कहां से, गुजरात और महाराष्ट्र से। बरहड़वा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, यानी बरहड़वा का जो विद्यालय था वहां पर जो है विदेश से, कहता है कि विदेश में शिक्षा प्राप्त, यानी जो विदेश से पढ़ा लिखा विद्वान था, शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले। नाम तो सुना होगा बबन जी गोखले का, नहीं सुना है? बबन जी गोखले, जब भी बापू की चर्चा होती है तो इन विद्वानों की चर्चा होती ही है, ठीक है। कहता है कि बबन जी गोखले, ठीक है, उन्हें जो है बापू बढ़िया से पहचानते थे, अनुभवी थे, इंजीनियर थे, विदेश से पढ़ के आए थे, तो उनको जो है आपको कहाँ रखा गया, बरहड़वा विद्यालय में। किसको, बबन जी गोखले को। और उनकी विदुषी पत्नी, विदुषी पत्नी यानी पत्नी भी विद्वान थी, विदुषी लग गया, विद्वान का उल्टा विदुषी। तो कहता है कि विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। इन दोनों पति पत्नी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बरहड़वा का जो विद्यालय था उसको संभालने का काम किया। और कहता है कि साथ में देवदास गांधी भी थे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साथ में, साथ में जो है देवदास गांधी भी थे।